चलो देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे समझी। अति जो कोई संख्या a⁴n के रूप का हो, a⁴n के रूप का, और अगर हम ये a का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, क्या चीज अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बराबर 0। और यदि जो केवल 5 हो, यानी 2 नहीं हो, 5 हो लेकिन 2 नहीं, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरा? 5 होगा। तो इकाई अंक 5 होगा। जैसे कहने का मतलब क्या, मान लीजिए दिया हुआ है 6⁴n। अब कहे ये कि साबित कीजिए कि इसके इकाई अंक में 0 होगा या नहीं, 1 होगा या नहीं। तो देखो यहाँ पर 1 पर पावर n था, तो हम अभाज्य गुणनखंड किसका निकाले हैं? a का। तो यहाँ किस पे? 6 पे पावर n है, तो इसका मतलब यहाँ जो a होगा, a बराबर मेरा 6 है ना। इसके अनुसार a बराबर मेरा क्या होगा? 6 होगा। तो इसका मतलब इस बार किसका गुणनखंड निकालना है? 6 का। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3 होगा, 2 गुना 3। अगर दोनों है तो क्या होगा? 0। 2 नहीं है, 5 है, तो होगा 5। लेकिन यहाँ देखो दोनों में से कोई कंडीशन को लागू नहीं हो रहा है। 0 होने के लिए दोनों होना चाहिए, जो कि दोनों नहीं है। 5 तो इसमें नहीं है, या अगर 5 भी लाना था तो 5 होना चाहिए था, जो कि भी नहीं है। तो अगर पूछे कि 6⁴n का इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या नहीं, साबित कीजिए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चूंकि 6 हम जानते हैं कि जब a के रूप का फॉर्म वाले का अभाज्य गुणनखंड 2 मतलब 2 और 5 के गुणनफल के रूप में, तो उसका इकाई अंक 0 होता है। जबकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है परंतु 5 उपस्थित नहीं है, अतः इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। क्योंकि 0 होने के लिए 2 के साथ साथ हमको 5 भी चाहिए। इसका हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 6 पे पावर n, जहां हम मान लेते हैं n बराबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या? प्राकृतिक संख्या, यानी जिसका स्टार्ट 1 से होगा, इस तरह से। अब देखो 6 पे अगर हम 1 रखते हैं तो 6 का इकाई 2 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर, अगर 3 रखेंगे तो, यानी जब भी हम रखते जा रहे हैं 6 आ रहा, तो 0 आने का कोई संभावना, 1 आने की कोई संभावना नहीं है। क्लियर ना? इसमें से ये चीज लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। या ऐसा करें कि वास्तविक संख्या का जितना है टोटल थ्योरी बता दे, फिर लास्ट में टोटल क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे एक साथ। क्या कहते हो? या फिर साथ ही साथ करवाते जाए क्वेश्चन और थ्योरी दोनों। सोचो जैसा तुम लोग को बढ़िया लगेगा। जल्दी बोलो ना। नंबर 1,
चलो पहले दोनों कॉपी करो। प्रश्नावली 1 का भी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में, सबसे पहले ही बताओ अभाज्य संख्या को कौन कौन भाग दे सकता है, विभाजित कौन कौन कर सकता है? एक अथवा स्वयं। तो धन संख्या p है तो p के लिए एक क्या होगा? एक, और उसके लिए स्वयं क्या होगा? p, यानी उसको विभाजित कर सकता है एक अथवा p। क्लियर ना? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बता रहे। दूसरा क्या? देश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले एक बात याद रखना है कि यहाँ पर जो है 2 ही प्रकार का संख्या होगा, या तो भाज्य या अभाज्य, केवल एक को छोड़ करके। अब एक क्यों नहीं होता वो भी बता चुके हैं। अब अभाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, उसको किसी के भी गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 ही को विभाजित उसे कर सकता है, एक तो एक अथवा स्वयं। तो कौन सा संख्या यहाँ होगा? भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? भाज्य। 2 पूर्णांक a और b सभाज्य होगा यदि दोनों का मोसो क्या हो? क्या हो? 1 हो। अगला है मोसो 48 30 बराबर मोसो 30 और कोमा दे करके, तो यहाँ क्या भराएगा? देखना यहाँ पे थोड़ा सा। HCF 48 30 दिया हुआ है, कोमा दे करके यहाँ कितना भराएगा? जो कि आंसर में दिया हुआ है, और 30 का हम HCF निकाल रहे हैं। पहले A लेते हैं, उसके बाद B को लिखते हैं। अब कितना से लगाएंगे? एक बार में मेरा बचेगा कितना? 18। फिर याद करो, बताए थे कि इतना बराबर का ही चिन्ह देने के लिए बोले थे, याद है? फिर HCF मेरा ये वाला आएगा 30, यहाँ आएगा 18, कितना बार में? एक बार में, और फिर जुटेगा कितना? 12। तो फिर लिखा था क्या था? ये वाला और ये वाला लिखाता था 30, तो यहाँ क्या लिखाएगा? ये लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से। अब 18 यहाँ लाएंगे, कितना बार में? एक बार में, बचेगा 6। फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, HCF 18 12 होगा, फिर क्योंकि A और B लिखते हैं, फिर BR, तो B मेरा 30 है और R 18, फिर B 18 है और R 30। अब देखो फिर मेरा 12 यहाँ आएगा, 6 गुना 2 जोड़ 0, यानी कि फिर मेरा हो जाएगा HCF 12 6, फिर मेरा होगा HCF 60। हम बोले भी थे कि जो भी 0 करेगा वही भी मेरा आंसर भी होगा, यानी बराबर 6 हो जाएगा। बताए थे ये चीज, जितना भी था सब बराबर दे करके था। तो यानी कि इतना आगे नहीं, लेकिन अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा हो एग्जाम में, वहाँ ऑप्शन 18 ना दे करके 48 देगा, तब क्या करोगे? क्योंकि वहां पर तो ऑप्शन देगा, अपने मन से तो कलर करने का आता नहीं है, पता है ना कि 4 ऑप्शन देता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे भरने के लिए अगर जो दे दे 48 18 30 32, तो हम सबसे पहले 18 मार देंगे। क्लियर हो? अब अगर मान लिया जाए ये 18 ना दे, इसके जगह कुछ और दे दे, जैसे मान लिया जाए 4, तब क्या करोगे? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन देगा तब ना, पहले अगर जो ये चारों दे देगा तब। 18 दिया तो एकदम कंफर्म होकर के मारना कि 18 ही होगा, क्योंकि इस जितना भी अभी तक बनाया हो सब हम इसी तरह से लिखते हैं ना। पहले जब भी होगा मेरा B होगा, उसके बाद R। केवल एक पहला ऐसा होता है जिसमें A और B होता है, बाकी सब में क्या होता है? BR 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 इस तरह, और लास्ट जब R मेरा 0 होता है तो वही वाला B मेरा बन जाता है आंसर। तो इस तरह से क्या होगा? मेरा यहाँ 18 होगा, लेकिन अगर 18 ऑप्शन में ना दे, इस तरह से दे, तो हम फिर क्या मार देंगे? 48 ही मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोसो AB गुना लोसो AB बराबर क्या होगा?
क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट है। अब क्या है, निम्नलिखित गुणनखंड में अज्ञात संख्या को लिखिए। बना लिए हो ना ये सब? समझ में आया था सबको? तुम बनाई है। देखो दिया हुआ है a, हम पहले ही बताए थे जो दिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ दिया है 2, इसका मतलब 2 से लगाया है तो आ क्या गया है b। अब हम जब गुणनखंड लिखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला लिखते हैं, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो किसको करते हैं, राइट साइड को। इसको फिर इस तरह से किया, 2 से लगाया, फिर आ गया मेरा c, फिर c को लगाया, 2 आया, लेकिन आंसर आ गया इस बार 17। तो पूछ रहा है ABC लिखने के लिए, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम नीचे से जाएंगे और सबका गुना करते चल जाएंगे। नीचे से जाएंगे और सबका गुना करते, जैसे कि देख सकते हो नीचे मेरा यहाँ 2 है, यहाँ 17, तो 17 दूना यानी यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 34 और 2 आ गया तो 34 दूनी 68 होगा, फिर 68 दूनी 136। क्लियर हुए हो ना? लेकिन इसी के नीचे क्वेश्चन है, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, क्यों? समझ में क्वेश्चन आया है या नहीं आया है? क्वेश्चन आया है तो क्या ज्ञात कर सकते हो? कैसे? यहाँ कह रहा है क्या चीज कि ये सब जो संख्या है ना इसको ज्ञात नहीं करना है। देखो हमको इसको पता नहीं लगाना है, इसको चूंकि अभी तक जो पता लगा है वो पहले ही निकाले हो, फिर ही निकाले हो, लेकिन कह रहा है बी और सी नहीं निकालना है आपको, डायरेक्ट ए निकालना है। डायरेक्ट में निकाल सकते हो, निकालोगे तो भी होगा 2 दूनी 4 दूनी और 17 8 36 है। तो ना तो बी निकाले हैं ना सी निकाले, हम डायरेक्ट क्या निकाल दिए हैं, तो हाँ हो सकता है। क्यों? तो सभी गुणनखंड को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चूंकि इसका जो गुणनखंड ये सब निकला है इसको आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? फिर अगला है 2 नंबर में, 2 नंबर वाला बना, 2 नंबर वाला बना है, बन गया ना? चल 3 नंबर फिर क्या, निम्नलिखित अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकालने के लिए बता ही दिए हैं। 4 नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मोसो और लोसो निकालिए। निकाले हो? फिर उसी के नीचे दिया है पुनः 1 2 और 3 के लिए जांच करें कि लोसो गुना मोसो बराबर संख्याओं को गुणनफल। देखो 1 2 और 3 बोला है, 4 5 6 नहीं बोला। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिए थे कि ये नियम लागू होता है केवल 2 संख्याओं के गुणनफल में, 2 से अधिक होगा तो नहीं। लेकिन देख सकते हो 4 नंबर में 3 गो है, 6 है, 72 है और 120 है। 5 में भी 3 गो है, 6 में भी 3 गो है और 7 में भी 3 गो है। तो केवल निकलेगा 1 2 और 3 के लिए, ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं निकाल लिए, लेकिन फिर भी एक बता देते हैं जो कि आसान है। 1 नंबर 6 वाला, 6 और कितना है 20। देखो चूंकि दिए गए संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर या ज्ञात करने पर, तो देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 2 या 3, इसके अतिरिक्त कुछ और होगा। फिर 20 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा और फिर 5 होगा, चूंकि 15 10 दूना 20। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में याद करो, जब मोसो निकालना था तो उसमें क्या बोले थे, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही मेरा मोसो होगा। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित
उभयनिष्ठ संख्या बराबर, या लिख सकते हो उपस्थित न्यूनतम अभयनिष्ठ संख्या बराबर। देखो क्या है, एक दोनों में है, दो दोनों में है, इसमें दो दो है लेकिन इसमें एक ही वो है। तो मोसो में क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ आता है उसी को लेते हैं। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो यानी कितना हो जाएगा, बराबर 2। अब देखो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हाँ देखना, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, चूंकि इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 भी हम इसमें दर्शा सकते हैं। इसमें पावर कितना दे देंगे, 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब वो 1, और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो 1 गुना 2 पे पावर 2 है ना, गुना। अब 3 तो इसमें नहीं है, इसमें अब इस बार 3 पे 0 गुना 5। तो देखो 1 दोनों में है, 1 ले लिए, 2 इसमें के वो है, 1 और इसमें, तो 1 और 2 निकाल लेंगे, फिर 3 को निकाल लेंगे, लेकिन 3 पे पावर कितना देंगे, 0, क्योंकि न्यूनतम घात होना चाहिए, न्यूनतम घात। या तो हम उपस्थित न्यूनतम अभाज्य उभयनिष्ठ संख्या लिख दो या न्यूनतम घात वाले संख्या लिख दो, लेकिन न्यूनतम घात वाले जब संख्या लिखोगे तो तुमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका घात भी दिखाना पड़ेगा। तो न्यूनतम घात इस पे 1 है, लेकिन उससे भी छोटा 0 हो गया, तो 3 पे पावर 0 लेंगे तो गुना 1 ही हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया हो रहा है या इस तरह से भी बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ही समझ में आया। अब अगर हम इसका लोसो फिर निकालना है, लोसो भी बोल रहा है निकालने के लिए ना, तथा 6 और 20 के अभाज्य गुणन खंड में उपस्थित संख्याओं का तम घात बराबर, यहाँ बोले कि अभी न्यूनतम घात भी ले सकते हो, ठीक ना। क्या 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड में उपस्थित न्यूनतम घात बराबर या सभी संख्याओं का अधिकतम घात बराबर। तो देखो, हाँ ये एक मिनट, ये मेरा क्या निकाल रहे थे, HCF बराबर, और ये निकाल रहे हैं LCM। तो LCM में देखो हमको क्या लेना है, अधिकतम घात। तो 1 का अधिकतम घात कितना है, 1, 2 का अधिकतम घात, यहाँ 1 है लेकिन अधिकतम बोल रहे हैं ना, तो अधिकतम 2 पे पावर 2। 3 का अधिक, यहाँ 0 है लेकिन यहाँ कितना है, 1। अब 5 का यहाँ 0 है लेकिन यहाँ है 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 5 60। या एक लाइन और बढ़ा सकते हो, तब उभयनिष्ठ HCF कितना कितना का बराबर 2 तथा LCM कितना कितना का है, तो 20 6 का। और कुछ बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है पुनः 1 2 और 3 का जांच कीजिए। तो इसका जांच किस तरह से करेंगे, तो फिर नीचे लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं कि LCM AB मल्टीप्लाई HCF AB इक्वल टू A गुना B। तो इसलिए LCM कितना का, 20 गुना HCF कितना का, 20। तो फिर गुना किसका किसका, 20 गुना 6, ठीक ना। तो LCM 20 का कितना आया है, 60। HCF बराबर 20 गुना 6, 60 दूना 120 बराबर 20 छके 120। क्लियर। इसको इसे एक और तरीका से बनता है, LHS पहले निकाल लेते हैं बाद में RHS, लेकिन उस फॉर्मेट करना है इसलिए डायरेक्ट कर दिए। क्लियर हुआ है, इसी तरह से लिख के बनाए थे या डायरेक्ट बना लिए हो, तो पहले फॉर्मेट इसका ठीक करो। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 का।
5 में दिया हुआ कुल 3 क्वेश्चन। पहला का कहना है 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मेसो ज्ञात कीजिए। अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से। दूसरा फिर उसी में है, फिर मोसो की सहायता से लोसो निकाले। तो मोसो की सहायता से लोसो कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला से ही मोसो गुना लोसो बराबर मोसो ए बी गुना लोसो ए बी बराबर ए गुना बी से निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना है? मोसो। और किस सहायता से निकालना है? तो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से। तो पहले देख लेते हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या है। उससे पहले देखते हैं 2 नंबर में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मोसो निकालिए, फिर इनका लोसो निकालिए। यानी लोसो वही फॉर्मूला से निकालेंगे, मोसो किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया। फिर क्या है? यदि लोसो इतना और इतना बराबर तो मोसो निकालिए। यानी लोसो दिया हुआ है तो मोसो निकालना है, तो मात्र फॉर्मूला का यूज करना है। लोसो दिया हुआ मेरा 22,338 गुना मोसो बराबर ए गुना बी। तो यहाँ ए क्या होगा? 306 और बी होगा 657। क्लियर ना? चलो अब देखते हैं यहाँ पर ही। देखो यहाँ पर ही ये क्या बोल रहे थे? अंक गणित का आधार, अंक गणित के जो मूलभूत प्रमेय है वो अभाज्य गुणनखंड ही है। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय क्या है कि हम कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में केवल अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यानी केवल और केवल एक ही तरीका से व्यक्त कर सकते हैं। जिसे हम मान लेते हैं कि 16 मेरा क्या भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। इसको और किसी तरीका से हम नहीं लिख सकते। अब यही होगा कि पहले वाला लेटर को आगे कर देंगे, आगे वाला पीछे, इस तरह से। तो लेकिन लिखेंगे तो यही ना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड को केवल और केवल हम इसी तरीका से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यही है मेरा अंक गणित के मूलभूत का प्रमेय। और अभाज्य गुणनखंड भी तो यही है कि हम इसी तरह से लिखते हैं, है ना? तो यानी अंक गणित के मूलभूत प्रमेय बोले या अभाज्य गुणनखंड के प्रयोग से बोले, दोनों क्या है? इसी तरह से लिखाएगा। क्लियर? तो दोनों हिसाब मेरा एक ही जैसा बनेगा। तो बना ही लिए होगे। इसमें लैंग्वेज लिखे हो? नहीं। देखो 1 नंबर पे एक बता देते हैं। चलो, माना कि ए बराबर कितना दिया हुआ है? 12,576 तथा बी बराबर 4,052। ठीक है। अब अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, यही है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय से मेरा क्या हो जाएगा? देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ रफ में साइड में बना लेते हैं। 2 से ही लगेगा, बचेगा 6, खत्म। 5 है, 2 बार में 4, 1 17, 8 दूना 16, 16 8। फिर 2 से तो 3, 1 4 4। फिर 2 से 1 5 7 2। फिर मेरा लगेगा 2 से 7 8 1। ओ सॉरी, यहाँ बचेगा 6 होगा। फिर लगेगा 2 से मेरा 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 3। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 3 आ गया, लेकिन 3 से लगेगा क्योंकि 3 9 12 3 15 हो रहा। तो 1 3 1 3 1 4 1 5। अब 3 से भी नहीं लगेगा तो अभी लगेगा किससे? 131 किसी में आ सकता है? नहीं आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
एक गुना, एक लिखना अनिवार्य है भी और नहीं भी, लेकिन मोसो की बात है तो हम एक जरूर लिखेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा संख्या जिसका कितना है मोसो एक आता है केवल। हाँ। तो एक गुना 1 2 3 4 5, या तो 5 लिख दो या फिर 2 पे पावर 5 कर दो, और गुना 131। क्लियर? ओ सॉरी 3 पहले, 131। अब 4052 है, चार 4052 2 से लगेगा, 20 दूना 40। अब 52 एक 2 बार में लगाए 2 खत्म, 0 लगेगा नहीं, 0 बार में लगा दिए 5, 2 दूनी 4 6, फिर 2 से लगेगा 0 1 3। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित न्यूनतम घात वाले संख्या या न्यूनतम घात वाले संख्या का गुणनफल भी कर सकते हो। क्या होगा? 2 पे पावर, सॉरी 2 पे पावर 2 नहीं, 1 गुना 2 पे पावर 2, चूंकि मेरा 1 भी आ रहा है तो बराबर कितना होगा? 1 गुना 4 बराबर 4। अब प्रश्न में कह रहा है मोसो की सहायता से क्या निकालना है? लोसो। तो प्रश्न से चूंकि हम जानते हैं कि HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इक्वल टू A गुना B। हमको निकालना LCM है ना, तो इसलिए LCM AB बराबर A गुना B बाय HCF AB। चूंकि ये जब गुना से नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब LCM एक जगह मेरा क्या है? 12,576 और B के जगह है 4052 बराबर बाय LCM AB का मतलब LCM इसका कितना आ गया? मेरा HCF 4 आया है, कटेगा 2 और यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 2 0 26 दूना 52 कटिए जाएगा 1 0 1 3। अभी दोनों को क्या कर देना? मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। कर सकते हो गुना, कर लोगे या करके दिखाएं? कर लोगे तो चलो उतार लेना, बस खाली आंसर नहीं लिखना। चलो अगला देखो 6 नंबर। दिया हुआ क्या है कि क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है? जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n मेरा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से, यानी जितना भी होगा सब धनात्मक संख्या केवल होगा। ठीक, के लिए 4 टू द पावर n के अंत में 0 आ सकता है। यानी जांचना है कि 4 पे पावर जो n है, 4 पे पावर n, जहाँ मेरा ये जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो क्या इसका अंत में, यानी इकाई अंक, अंत में कहने का मतलब इकाई अंक 0 हो सकता है या नहीं? माना कि a बराबर 4 टू द पावर n, जहाँ n इक्वल टू कैपिटल N, यानी कैपिटल N कहने का मतलब नेचुरल नंबर। क्लियर ना? 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसलिए a इक्वल टू
4 टू द पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई टू द पावर n। या हम इसको अगर अलग अलग भी कर सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू द पावर n टू द पावर। चूंकि इसका देखो एक फॉर्मूला होता है a पर पावर n इंटू b पर पावर n इक्वल टू a इंटू b का होल पावर n। तो अगर होल है तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं। क्लियर ना? चलो अब चूंकि n इक्वल टू कैपिटल N, तो कैपिटल N रहने के कारण 1 2 3 हम कुछ भी ले सकते हैं। जब n बराबर 1 तो मेरा a क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 8 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जब n बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 4 पे पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 एक बार हुआ फिर 2। जब n बराबर 3 तब a बराबर 4 पे पावर 3 हो जाएगा मेरा, यानी 1 2 और 3। क्या कभी भी गुणनखंड 5 आएगा मेरा अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो? नहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी 2 है तो गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना। पहला हम अगर देखते हैं तो 4 आया, दूसरा हम देखते हैं तो इकाई अंक मेरा 6 आया। 16 को 6 ही होगा ना। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना यानी 4। यानी हम जितना भी बढ़ते जाएंगे केवल 2 का क्या होगा यही आएगा मेरा, 0 नहीं आएगा। तो देखो लिखना किस तरह से। पहले हम मान लिए कि a बराबर मेरा 4 टू दी पावर n है, 6 दे रहे 15 दे रहे छोड़ कुछ भी रहे वो मान लेंगे, जहाँ n बराबर हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा, ये कन्फर्म रहना। उसके बाद क्या है कि 4 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो लिख दिए। अब 15 रहे 16 रहे 6 रहे तो जो रहेगा वो लिख दोगे। उसके बाद इसलिए n जब हम अभाज्य संख्या मान लिया तो इसलिए a बराबर 4 टू दी पावर n और इसका गुणनखंड इस रूप में फिर हो जाएगा। जब इस पे n है तो इस पे भी घात मेरा n होगा। अब n बराबर प्राकृतिक संख्या है तो कुछ भी है, ज्यादातर 3 तक निकालना, उससे ज्यादा नहीं। तो जब n बराबर 1 तो इस तरह से हम ले लिए। अब इसके आगे देखो हम लिख सकते हैं, चूंकि a के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं। जबकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत, अगर अंत देन हो तो अंत और इकाई दिया हो रहेगा तो इकाई, किसी संख्या के अंत में 0 तभी होगा जब उसका गुणनखंड किसके किसके रूप का हो। अभी तुरंत बताए थे ना कि 0 के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर 5 पूछेगा तो केवल 5 होना चाहिए, ठीक ना। तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। अतः 4 टू दी पावर n के अंत में कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? वैसे समझ में है? बता दो।